तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बात किया था कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस, तो आपको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे कंडक्टेंस को डिफाइन करते हो, तो कंडक्टेंस ये बताता है कि किसी कंडक्टेंस कंडक्टर के थ्रू कितना इजिली करंट फ्लो हो सकता है। तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरीके से हमने बात किया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसकी जो वैल्यू होती है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में रिलेशनशिप भी बताया था। तो के इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए क्या आपका सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। और जी क्या आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, ठीक है। और के क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी तरीके से मैंने बताया था मोलर कंडक्टेंस के बारे में भी। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, दी कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से और म्यू से, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप एक सिंबल आप यूज कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस के लिए। और जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 और डिवाइड बाई आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा आपका, तो इसका यूनिट आता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। सेम तरीके से हमने क्या डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व एस। देखो, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो, ऐसे सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या बोलते हो, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, कंडक्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसको कैसे आपने डिफाइन किया था, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिंपल लैम्डा से, और लैम्डा इक्यू लिखते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 और डिवाइड बाई आपकी नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ये जो तीनों टाइप के आपका, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, चाहे आपका मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंडक्ट, जो किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपका फैक्टर है जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है आपका टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का आपका टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution increases, then conductance या conductivity
आपका क्या है, कंडक्टिविटी। आपका कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, चाहे आपका वो मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, सारे टाइप के कंडक्टेंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे। जाहिर सी बात है, क्या मान लो एक सपोज दैट आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो होते हैं, आ, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो सपोज दैट ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस सोल्यूशन के में प्रेजेंट जो आयन होंगे, सपोज दैट आप लेने के लिए, सपोज दैट आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, यही आपका एक सोल्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के रूप में आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिए हुए हो। तो इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू, क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो इसके इस सोल्यूशन के अंदर चाहे सॉल्वेंट के मालिक्यूल हो, चाहे सॉल्यूट के मालिक्यूल हो, सारे इनके जो पार्टिकल है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आयन और फास्ट मूव करने लगेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और आयन जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा, उतने ज्यादा क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा, करंट फ्लो करेगा। जितना तेजी से आयन मूव करेंगे, उतने तेजी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो गया, या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सारे टाइप के कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये, अब फिर मैं अगर बात करूं तीसरा फैक्टर का, जो अफेक्ट करता है आपका, पहला फैक्टर आपका क्या हो गया, पहला फैक्टर आपने टेम्परेचर बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अगर मान लो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है आपका, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, मान लो सपोज दैट आपका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जारी सी बात है, आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कैसे बना होगा, तो सॉल्वेंट रहा होगा, उस सॉल्वेंट के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए गए होंगे, तब बना होगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, किसी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हो गया तो बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब देखो जो सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट है, अगर मान लो यहाँ पे, यानी मीडियम, मीडियम का काम कौन कर रहा है, सॉल्वेंट कर रहा है। तो अगर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, तो पता है आपको विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन। तो अगर मान लो जिस मीडियम में आपने सोल्यूशन बनाया है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, उसका, उसमें जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। जैसे मान लो शहद है, हनी है, तो हनी के अंदर किसी भी बॉडी का मूवमेंट की आप बात करते हो, जैसे मान लो सपोज दैट ये हनी है, तो पता है हनी का जो विस्कोसिटी होता है, जो इसकी डेंसिटी होती है, वो हाई होती है। ठीक है, ये गाढ़ा होता है हनी। तो इस हनी के थ्रू किसी भी बॉडी का मूवमेंट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी हनी में, वो कम होगी देन, आप बात करते हो वाटर, तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। इस यानी जो इसका अपोजिंग फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई करता है वाटर, जब कोई बॉडी वाटर के अंदर मोशन करता है, तो इसकी विस्कोसिटी कम होने के कारण से आप जितना फास्ट वाटर में मूव कर सकते हो, उतना फास्ट आप हनी में मूव नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि
जो हनी है वो गाढ़ा है, तो इसके द्वारा जो अपोजिंग फोर्स होगा बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कारण से यहाँ पे हनी में बॉडी का मूवमेंट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। सेम तरीके से अगर आप बात करते हो तो आयन की, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में मान लो क्या होते हैं, प्रेजेंट आयन होते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर मतलब है, प्रेजेंट है। अगर आप बात करते हो मीडियम की, अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी मीडियम आपका जो, जिस मीडियम के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाए हो, अगर उसके विस्कोसिटी बढ़ जाता है, तो ये बॉडी जो है या जो पार्टिकल है सोडियम आयन, ये मूव उतना फास्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, यानी मोबिलिटी, इसकी जो वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है तो उससे क्या होगा कि ये जो कंडक्टेंस हो, जो यहाँ पे करंट कैरी करेगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना कैरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, करंट कैरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि जब आयन स्लो मोशन, इसका जो आयन है, आयन का मोशन अगर स्लो हो जाएगा, आयन की जो मोशन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वो जारी सी बात, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होने के कारण से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो आयन है, आयन की जो मोबिलिटी है, जो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, वो आयन का कम हो जाएगा। और आयन का वेलोसिटी कम होने के कारण से करंट उतना फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। करंट की जो क्वांटिटी है सोल्यूशन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट जो आयन इलेक्ट्रोलाइट जो है इस सोल्यूशन के अंदर जो कैरी करेंगे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर आप मीडियम का विस्कोसिटी बढ़ा देते हो, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने पे आयन आयन के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल डेवलप हो जाएगा, मतलब इसके लिए ज्यादा आपके मुश्किल हो जाएगा आयन का मोशन, ठीक है। क्योंकि जब आपका मीडियम गाढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स लगता है, ठीक है, वो ज्यादा लगता है। इससे क्या होगा कि इसका जो मूवमेंट है, आयन का जो वेलोसिटी है, वो कम हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी, आयन जितना फास्ट मूव करेगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। और आयन जितना स्लो मोशन करेगा, उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। तो आयन का यहाँ पे मूवमेंट स्लो हो जाने के कारण से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो अब तीसरा फैक्टर की आप बात करते हो, तो तीसरा फैक्टर आपका है साल्वेशन ऑफ आयन। साल्वेशन ऑफ आयन, साल्वेशन ऑफ आयन, साल्वेशन ऑफ आयन का क्या है यहाँ पे, देखो साल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, साफ साफ। साल्वेशन ऑफ आयन, साल्वेशन ऑफ आयन, तो साल्वेशन ऑफ आयन का क्या है, जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई सलूट, और यहाँ पे तो सॉल्यूट के तौर पे आपका इलेक्ट्रोलाइट ही लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टेंस की, ठीक है। तो मान लो दिस इज सॉल्वेंट, आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, ये तो इसमें प्रेजेंट है ही है। अब इसमें आप कोई सॉल्यूट डिजोल्व करते हो, क्या करते हो, सॉल्यूट डिजोल्व करते हो। सॉल्यूट के तौर पे मान लो आप सोडियम क्लोराइड ही डिजोल्व किए, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम आयन है, जब इस सॉल्वेंट के अंदर आएगा, तो इस सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल और एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर 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 इंटरेक्शन स्टार्ट, इधर क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, किसके किसके बीच में, तो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको चारों तरफ से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो सपोज दैट वाटर के अंदर आपने सोल्यूशन बनाया है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, वो इस सॉल्यूट पार्टिकल को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। घेरने के पीछे रीजन ये है
कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका ऑक्सीजन जो वाटर का है, और ये वाटर का ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो वाटर का है, ये ओरिएंट हो जाएगा सोडियम आयन की तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बीच में क्या हो जाएगा, एक इंट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। इस अट्रैक्शन के कारण से क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसीलिए क्या कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, माने जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके आयन को, सॉल्यूट पार्टिकल, जो अगर आयनिक आयनिक कंपाउंड है ना, ये जो सॉल्यूट है आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके आयन है, सॉल्यूट सॉल्यूट में प्रेजेंट जो आयन है, उसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप डिफाइन करोगे सॉल्वेशन ऑफ आयन, तो सॉल्वेशन इज ए प्रोसेस, सॉल्वेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। सॉल्वेशन क्या होता है, तो सॉल्वेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, किस कैसा प्रोसेस, तो इंट्रैक्शन का प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस सॉल्वेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ आयन विथ विथ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो मैंने पहले ही बता दिया मैं कि सॉल्वेशन में क्या होता है कि जो आपके आयन प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो आपने बाहर से ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट आपके आयन है, तो आयन के बीच में और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसे क्या बोलते हो, सॉल्वेशन बोलते हो, सॉल्वेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो अगर मान लो ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन, सॉल्वेशन के कारण से क्या होता है, जो आपका साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज सॉल्वेशन के कारण से। देख लो, मान लो अगर वाटर मॉलिक्यूल इस सोडियम आयन को ना घेरे हुए होते, ना सराउंड किए होते, तो सोडियम आयन का, देखो यहाँ पे मैं ऐसे स्पेयर बना दिया, तो यानी बस एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो सोडियम आयन की जो साइज है इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी। ठीक है, तो इसकी साइज छोटी थी पहले, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लिए और सराउंड करके इंट्रैक्शन शो करने लगे, आ, किसके साथ में, तो आयन के साथ में, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आयन है, इस आयन की साइज यहाँ पे इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी। यानी पहले इसकी साइज छोटी थी जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में, लेकिन जब इंटरेक्शन शो होने लगा ये आयन और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में, तो ये जो आयन था, इस आयन की साइज बड़ी हो गई। ठीक है, और आयन की साइज बड़ी होने से क्या हुआ कि इस आयन का इस सॉल्यूशन में मोशन करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्या हो गया, मुश्किल हो गया। एंड हेंस मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीजेज। इससे क्या हुआ, जो आयन था, आयन की मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जारी सी बात है, जैसे सपोज दैट कि आप बहुत सारे जैसे क्या है, ये आपका एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर बहुत, पता है आपको, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर दो टाइप के पार्टिकल है, एक सॉल्यूट पार्टिकल और क्या दूसरा, सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल के तौर पे कौन प्रेजेंट है, आयन, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो प्रेजेंट है ही है। जैसे मान लो ये आपका कोई क्या है, सपोज दैट ये आपका कोई बड़ा सा, मतलब इतने में यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं डॉट, बड़ा वाला डॉट लिख रहा हूँ, ये जो डॉट है, ये डॉट आपका आयन है। ठीक है, आयन। अब मान लो कि जब इसको अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट करना है, मोशन करना है, ठीक है, इसको मोशन करना है अगर इस आयन को, तो ये आयन जब मोशन करेगा तो इसके मार्ग में, इसके पाथ में सॉल्वेंट पार्टिकल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे तो क्या होगा, इसको ए से टकराएगा। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो आयन है, आयन क्या करेगा, इस सॉल्वेंट पार्टिकल जो इसके पास में पड़ रहा है, इससे इसका कोलिजन होगा, उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी
थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसकी साइज अगर मान लो बढ़ गई, तो बढ़ जाने से क्या होगा कि इसका मोशन करना, अब जिधर भी ये जाएगा तो कोलिजन जा, पहले कम कोलिजन हो रहा था इसकी साइज छोटी होने के कारण विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेकिन जब साइज आयन की बड़ी हो जाएगी तो इसका जो कोलिजन होगा विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही सोचो ना कि मान लो बहुत सारे भीड़ भड़क्का है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और उसमें कोई एक पतला व्यक्ति है, तो पतले व्यक्ति को उस भीड़ भड़के में चलना थोड़ा आसान होगा देन किसी भारी भरकम व्यक्ति के चलने से, ठीक है। जैसे मान लो भीड़ भड़का है, और उस भीड़ भड़के में पतला जो व्यक्ति होगा आसानी से थोड़ा सा इजिली क्या करेगा, वहां पे ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें जो स्पेस है ना, उस भीड़ भड़के में जो स्पेस है, उस स्पेस में वो कम कोलिजन करेगा विद, मतलब कम टकराएगा अदर लोगों से। वहीं पे अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है तो उसके लिए स्पेस कम होगा, ठीक है, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसमें ट्रेवल करने का। तो वही बात है कि आयन की अगर साइज बढ़ जाती है, तो आयन की अगर साइज बढ़ जाएगी तो उसका जो मूवमेंट होगा सोल्यूशन के अंदर वो कम हो जाएगा, यानी इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो साल्वेशन के कारण से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। और जितना बड़ा आपका, देखो जितना जितना ज्यादा साल्वेशन होगा, जितना ज्यादा साल्वेशन होगा, जितना ज्यादा साल्वेशन होगा, तो साल्वेशन के कारण से पता है आपको क्या होता है, आयनिक जो आयन की साइज होती है, साइज ऑफ आयन वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज्यादा साल्वेशन उतना बिग साइज ऑफ आयन बन जाएगा। सा- अगर जितना ज्यादा सॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और जितने ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो वो आयन को चारों तरफ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं जो उसको घेरे हुए हैं आयन को, उसकी सॉल्वेंट पार्टिकल जो सराउंड किए हैं आयन को, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या बढ़ गई जो उसको सराउंड किए हुए आयन को, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बिग साइज हो जाएगी। और जितना ज्यादा बिग साइज होगा उतना ज्यादा उसकी कम कंडक्टिविटी हो जाएगी। यानी सॉल्वेशन बढ़ने पे कंडक्टिविटी घट जाती है, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतने कम कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आपका प्रेजेंट है लिथियम आयन, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ए, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो लिथियम आयन प्रेजेंट है। और मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है बी, जिसमें सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो अगर आप बात करते हो, जारी सी बात है, जो आयन है इस आयन को क्या किए होंगे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे इसको सराउंड किए होंगे चारों तरफ से, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी सराउंड किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी आपके सराउंड किए होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल। लेकिन आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम की साइज छोटी होने के नाते इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ज्यादा वाटर, आप खास करके अगर मान लो एक्वस सोल्यूशन बनाओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ये एक्वस सोल्यूशन में है, ठीक है, यानी वाटर के अंदर है। तो ये जो जेट इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण से लिथियम का, इसकी जो पोटेंशियल है अब वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, लिथियम के केस में, लिथियम आयन के केस में नंबर ऑफ वाटर जो मॉलिक्यूल होंगे जो इसको सराउंड किए होंगे, वो उनकी संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि लिथियम आयन उनको काफी आ, काफी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सराउंड कर लिया होगा, ठीक है, अट्रैक्ट किया होगा। तो क्या होगा, इसकी जो साइज होगी, लिथियम आयन की साइज होगी वो ज्यादा होगी देन। तो सोडियम के केस में क्या होता है, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है लिथियम के केस में लिथियम से कम होता है। तो अगर इस सोडियम आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है देन लिथियम आयन, तो इसको जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विच आर सराउंडेड दी सोडियम आयन, वो क्या होंगे, कम होंगे। तो कम होने के कारण से इसकी साइज क्या होगी, लिथियम
यहाँ पे इसकी साइज की तुलना में इस सोडियम जो आयन है इसकी साइज छोटी होगी, ठीक है। तो अगर ये बड़ा होगा, ये लिथियम आयन की साइज अगर बड़ी होगी, तो इसको मूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और इसको थोड़ा मूव करना इसकी तुलना में, लिथियम आयन की तुलना में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। तो इससे क्या होगा कि देखो, जिसकी साइज छोटी होगी तो आसानी से मूव कर पाएगा, और आसानी से मूव कर पाएगा तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, और मोबिलिटी ज्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो कि एक आपका पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, और एक है आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। अब आप ये बात करते हो कि किस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो सॉरी, पोटेशियम मैं लिख दिया, यहाँ पे लिथियम लिखना चाहिए था मुझे। तो लिथियम, एक आपका लिथियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, और एक आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। तो इन दोनों सोल्यूशन में से किस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो आपका सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ड्यू टू, रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन इसके पीछे है कि जो सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन की साइज छोटी होगी देन लिथियम आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, और सोडियम आयन का मूव करना थोड़ा इजी होगा देन लिथियम आयन, ठीक है। क्योंकि लिथियम आयन को जो सराउंड किए होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, वो बहुत ज्यादा होंगे। उससे क्या होगा, लिथियम की जो साइज होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाने के कारण से क्या होगा, इसका मूव करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रॉब्लम आएगी मूव करने में। तो यहाँ से इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो कंडक्टिविटी होगा ज्यादा होगा देन लिथियम क्लोराइड, ठीक है। और जो चौथा आपका यहाँ पे, ये आपका चौथा फैक्टर था, तो ये आपका ये तीसरा फैक्टर था। चौथे फैक्टर की आप बात करते हो अगर, तो चौथा फैक्टर आपका है डाइल्यूशन। क्या है, डाइल्यूशन। तो आपको पता है कि देखो, अगर आप बात करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो, अगर डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप सोल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो सपोज दैट आप समथिंग है, जैसे मान लो कि 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर। इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोल पर लीटर। अब इस सोल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा और क्या ऐड कर देते हो, सॉल्वेंट ऐड कर देते हो, तो इसका जो लेवल होगा इस, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक मान लो आगे। तो यहां से आ जाने से क्या होगा, आप थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड कर दिए, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, वॉल्यूम तो बढ़ गया। आप देखते हो ना, जो मोलरिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई मालिकुलर मास इंटू VmL, ठीक है। तो जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा देते हो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का, तो अगर V की वैल्यू बढ़ती है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाता है, तो M प्रोपोर्शनल या M या C, मोलरिटी या कंसंट्रेशन, और इसी मोलरिटी को आप कंसंट्रेशन बोलते हो जनरली। तो यहाँ पे एंटी रेसिप्रोकल टू VmL, यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो मोलरिटी या कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे हमने अगर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या हो गया, ये सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट हो, क्या होगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होना, डाइल्यूट हो जाने का मतलब है कंसंट्रेशन क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। कंसंट्रेशन कम कर देना को ही क्या कहलाते हो आप, डाइल्यूशन कहलाते हो। तो अब देखो, अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पे इसका मतलब वो कंसंट्रेशन कम करने पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, हाउएवर, हाउएवर या हाउएवर, वाट एवर, सॉरी, वाट एवर
मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है वो तो घट जाता है, यानी के की जो वैल्यू होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा, सॉरी कंसंट्रेशन कम करते हो। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूट करते हो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसके लिए उससे क्या होता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, जबकि मोलर कंडक्टेंस आपका हो गया या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाता है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, घट जाता है। तो इसके पीछे रीजन के बारे में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर देखो इसके पीछे रीजन अगर आप देखते हो तो इसके पीछे रीजन ये है, जैसे मान लो सपोज दैट आपका एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है, सपोज दैट। और मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का है, इसमें कितने आयन प्रेजेंट है, मान लो 10 आयन प्रेजेंट है। कितने आयन प्रेजेंट है, 10 आयन प्रेजेंट है। अब मान लो इसमें क्या करते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्वेंट आप ऐड कर देते हो। ठीक है, तो सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी इसका वॉल्यूम था सोल्यूशन का, और 1 सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्वेंट आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका इस सोल्यूशन का हो गया। ठीक है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो कितने आयन पहले प्रेजेंट थे इस 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो 10 आयन प्रेजेंट थे। लेकिन अब देखो सॉल्वेंट आपने ऐड किया है, तो जो आयन थे, ए आयन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में यहाँ तक, मान लो पहले आपका इसी वाले एरिया में आपके 10 आयन थे, लेकिन सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हुआ कि जो आयन यहाँ पे नीचे, मतलब यहाँ पे सपोज दैट मैं नीचे वाला हिस्सा लेता हूँ, तो ये जो 10 आयन है, इस ये जो 10 आयन है, 10 आयन पूरे सोल्यूशन में फैल जाएंगे। ठीक है, आयन तो आपने ऐड किया नहीं है, यानी इलेक्ट्रोलाइट तो आपने ऐड किया नहीं है, आपने ऐड किया क्या है, सॉल्वेंट ऐड किया है। तो सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन जो आयन थे, पहले भी 10 आयन थे, आयन तो आपने कहीं से भी ऐड तो नहीं किया है, तो आयन ऐड न करने से क्या हुआ, जो 10 आयन थे, यही 10 आयन इस पूरे पूरे वॉल्यूम में क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, फैल गए। ठीक है, तो आप बात करते हो इस वाले एरिया में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में 5 आयन आपके होंगे, और इस वाले एरिया में यानी ऊपर वाला एरिया जो है, ऊपर वाला जो वॉल्यूम है, इस वाले भी वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 आयन पाओगे। तो 5 आयन आपके निचले वाले हिस्से में, 5 आयन आपके ऊपर ऊपर वाले हिस्से में। टोटल 10 आयन थे, तो अभी भी टोटल 10 आयन ही है। बस इतना सा अंतर है कि जो अब 10 आयन है वो पूरे सोल्यूशन में फैल गए। ठीक है, अब बात करते हो कि देखो, हम मुझे जब आप कंडक्टेंस की बात करते हो, वो भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, दी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, दी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हो तो मुझे क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसका केवल क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए, उसका कंडक्टेंस जो होगा उसे बोलते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे बिफोर, देखो ये सिचुएशन आपका बिफोर डाइल्यूशन, जब आपने डाइल्यूशन नहीं किया था। और ये क्या है आपका, कैसा सिचुएशन है आपका, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन।
आफ्टर डाइल्यूशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन देखो आपने क्या देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, घट गए। और नंबर ऑफ आयन घट जाने से क्या हुआ, देखो आयन की संख्या अगर घट जाएगी, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 10 आयन थे, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं आयन, 5 आयन। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखो कि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीजेज, दिख ही रहा है आपको। तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाने से क्या 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 हुआ कि दो जितना ज्यादा आयन होगा, नंबर ऑफ आयन जितना ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। क्योंकि आयन ही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो आयन जितने ज्यादा आयन उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब उतने ज्यादा कंडक्टिविटी। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयन आपके कम हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी है, किस टाइप की कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो किस तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ये आप देख ही चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो मोलर कंडक्टेंस की या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो मैंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, इनकी जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है क्या करने पे, डाइल्यूट करने पे। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाता है, यानी कंसंट्रेशन जितना कम होगा, यानी वॉल्यूम आप बढ़ा दोगे, कंसंट्रेशन घटा दोगे, तो इससे क्या होगा कि जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ जाती है देखते हैं। देखो आप पढ़े हो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या बोल रहा था, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेरिवेशन भी करवाए थे, पूरा प्रूफ करवाया था, इसको प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे डाइल्यूशन बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हो अल्फा से। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी मिला था आपको, क्या मिला था, अल्फा इजकल टू, यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान, 1 अपान कंसंट्रेशन सी। ठीक है, 1 अपान √C, अल्फा पर, अल्फा एंटी प्रोपोर्शनल टू, अल्फा एंटी, यानी अल्फा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसके रेसिप्रोकल होता है, तो रूट कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में आप पता है आपको क्या रिलेशनशिप होता है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप रखते हो √1/V, तो ये क्या बनेगा आपका, अल्फा प्रोपोर्शनल टू √V, यानी वॉल्यूम आप बढ़ा देते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का, तो उससे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी, अल्फा वैल्यू बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज दैट आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एसिटिक एसिड ही ले लो, तो एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन होता है तो आपको पता है एसीटेट आयन में टूटता है और प्रोटॉन में टूटता है। जैसे मान लो कि इसके 10 मॉलिक्यूल पहले थे, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल तो टूटेंगे नहीं। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे नहीं, केवल इसके 2-3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिसोसिएट होते हैं। तो अगर मान लो कि 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे 2 एसीटेट आयन प्रोड्यूस होंगे और 2 आपके क्या होंगे, एच आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने आयन प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 आयन प्रेजेंट है। ठीक है, 4 आयन, तो 4 आयन के कारण से कंडक्टेंस आएगा।
अगर मान लो आप डाइल्यूशन कर देते हो, क्या कर देते हो, डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम बढ़ा देते हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे, जो डिसोसिएशन में जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल में से डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या हुआ कि यहाँ पहले 2 मॉलिक्यूल टूट रहे थे बिफोर डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा, इनकी जो मॉलिक्यूल है जो डिसोसिएशन में जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि आप 4 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं आफ्टर डाइल्यूशन। तो क्या होगा इससे कि 4 आपके एसिटेट आयन पर प्रोड्यूस होंगे और 4 क्या होंगे, एच आयन प्रोड्यूस होंगे। तो कितने टोटल आयन होंगे, 8 आयन। तो अब जारी सी बात है, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए। नंबर आयन बढ़ने से क्या हुआ, कंडक्टिविटी इस 8 आयन के कारण से आएगी। इस आप पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, और नंबर ऑफ आयन ज्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रीजन है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई कि डाइल्यूशन करने पे ऑन ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो अगर आप बात करते हो, देखो देखो, अगर आप क्या कह रहे हो कि कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मैं साइल सोल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊं, क्या करता जाऊं, डाइल्यूट करता जाऊं, डाइल्यूट, अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करता चला जाऊंगा तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर मान लो इस अगर मान लो मैं इस सोल्यूशन को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन किस पे पहुंच गया आपका, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का लगभग जीरो की तरफ ट्रेंड करने लगा। क्या करने लगा, किधर की तरफ ट्रेंड करने लगा, जीरो की तरफ ट्रेंड करने लगा। तो जीरो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करो, वेरी डाइल्यूट। हम सोल्यूशन को क्या कर दिए, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिए, ठीक है। तो पता है कि डाइल्यूट करने पे क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन घटाने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था। तो कंसंट्रेशन हम घटाते गए बहुत ज्यादा, हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिए, यानी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा घटा दिया। बहुत ज्यादा घटाने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन हम जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, यानी सोल्यूशन को हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखो, अगर मैं ग्राफ लिखूं, एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लो मैं इधर लिखता हूं आपका मोलर कंडक्टेंस, इस एक्सिस पे क्या करता हूँ, मोलर कंडक्टेंस लिखता हूँ, और इस एक्सिस पे मैं करता हूँ आपको आ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको वॉल्यूम। इस एक्सिस पे मैं वॉल्यूम को लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और इधर लिखता हूँ मोलर कंडक्टेंस। तो देखो, जब पता है आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन घटाओगे, ठीक है, डाइल्यूट आप सोल्यूशन को करोगे, तो क्या होगा, देखो शुरुआत में जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहा हो, एक बार सोल्यूशन अब क्या है, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि सोल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन आप घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, वन कंसंट्रेशन घटा रहे हो। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन मैं कहूंगी कि मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊं और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ता जाए, तो क्या ये जो प्रोसेस है कि वॉल्यूम बढ़ाते जाओ मोलर कंडक्टेंस, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, तो क्या ये जो बढ़ने का प्रोसेस है, मतलब इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है आपका मोलर कंडक्टेंस, ये क्या हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा?
तो जवाब होगा नहीं। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा, और उस बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा। बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन लगभग जीरो की तरफ टेंड करने लगा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया होगा, यानी कंसंट्रेशन जीरो की तरफ डाइल्यूट टेंड करने लगा होगा। तो जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, तो उस समय क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस अपनी पीक वैल्यू पे होगा। क्या होगा, अपने पीक वैल्यू पे होगा। तो मान लो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मैं इनफाइनाइट लगभग, मतलब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ इस वाले केस में यहाँ पे देख रहे हो, मान लो कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लगभग इनफाइनाइट की तरफ जाने लगा। इनफाइनाइट का मतलब कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो रेसिप्रोकल का। तो अगर वॉल्यूम आप इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहे हो, तो सी किधर ट्रेंड करेगा, आपका जीरो की तरफ। यानी इस वाले केस में इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, लगभग जीरो की तरफ जाने लगे। ठीक है, लगभग जीरो हो गया, या जीरो हो नहीं गया, जीरो की तरफ ट्रेंड करने लगा। ठीक है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो की तरफ ट्रेंड करने लगेगी, तो इस समय आप देखोगे कि अब इसके ऊपर आप एक ऐसे डॉट डॉट खींचो, और इस वाले ग्राफ से जाके मिलाओ, तो इस वाले पॉइंट पे आप फिर इधर से एक्सिस से इधर ऐसे डॉट डॉट करके खींचो, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, इस वाले एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टेंस। इस वाले एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से ये जीरो था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले पोजीशन पे आपका क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा आप डाइल्यूट कर दिए। तो इसको बोलते हो, ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, ये मैक्सिमम होता है। देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पे है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट है। उसके बाद क्या हुआ, जब आप यहाँ पे, उसके बाद जब एक बार आप ए मोलर कंडक्टेंस जब अपने पीक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आप डाइल्यूशन करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोलर कंडक्टेंस की भी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, न बढ़ेगी न घटेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे समराइज करो, चीजों को समराइज करो। चीजों को समराइज करने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा आपका, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और आप बात करते हो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेड बाई, देखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा एम, और यहाँ पे आप इनफाइनाइट लिख देते हो। ये क्या बता रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो ये जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बता रहा है कि वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, यानी सोल्यूशन सोल्यूशन बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गया है। ठीक है, और लैम्डा एम क्या बता रहा है, मोलर कंडक्टेंस। इसी सेम तरीके से आप बात करते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे लिखोगे लैम्डा ई क्यू, और यहाँ पे इंफिनिटी, या इसी को आप लिख सकते हो, मैं बताया था
कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप लैम्डा से केवल रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, तो लैम्डा इंफिनिटी ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका क्या, हमने बात किया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इस इसके आगे मैं चलता हूँ कुलराउस लॉ। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने बात किया अभी तक फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर आपके हैं जो अफेक्ट करते हैं कंडक्टिविटी को, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आती है आई मोबिलिटी ऑफ आयन के लेकर के, मोबिलिटी, मैं एक टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। मोबिलिटी, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन आयन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे क्या बोलते हो आप, मोबिलिटी बोलते हो, ठीक है। यानी ये तो वेलोसिटी का डिफिनेशन है ना, कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम मोबिलिटी बोलो या मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी ही है, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब वेलोसिटी है। तो क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन, कोई आयन 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हो, मोबिलिटी बोलते हो। और जितना ज्यादा किसी आयन की मोबिलिटी होगी, मतलब आयन 1 सेकंड में जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, ठीक है। मोबिलिटी बढ़ने पे क्या होता है, मोबिलिटी बढ़ने पे कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जाहिर सी बात है, आयन फास्ट मोशन करेगा, और आयन जितना फास्ट मोशन करेगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी आपका सोल्यूशन का होगा, ठीक है। उस आयन के कारण से जो कंडक्टिविटी होगी वो उतना ज्यादा होगा अगर उस आयन की मोबिलिटी ज्यादा हो, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम बात करेंगे कोलराउस लॉ का, कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ। तो देखो ये जो कोलराउस ने क्या किया था, कोलराउस ने एक आइडिया प्रपोज, एक आपका कॉन्सेप्ट, एक आपका लॉ प्रपोज किया। कोलराउस ने क्या किया, कोलराउस प्रपोज एंड लॉ, प्रपोज एंड लॉ, एक लॉ उन्होंने, कोलराउस ने एक लॉ प्रपोज किया। उस लॉ में इन्होंने बताया कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution at infinite, हाँ, the equivalent conductance of an electrolyte solution at infinite dilution, the equivalent conductance of an electrolyte solution at infinite dilution will be equal to sum of
the equivalent conductance of an electrolyte solution at infinite dilution will be equal to किसके, the sum of conductance of ion which are present in that solution, in that solution। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अगर आप मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, तो और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप बात कर रहे हो। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, ठीक है, उनके कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, और इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का आप क्या निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो इस सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, और कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो क्लोराइड आयन। तो इस सोल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइन, वो कंडक्टेंस क्यों आ रहा है, उस कंडक्टेंस आ इसलिए रहा है क्योंकि इसमें जो आयन प्रेजेंट है यही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंडक्टेंस में। तो यहाँ पे आप कैसे अगर कोलराउस लॉ अप्लाई करते हो, इस केस में ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिए हो, इस केस में आप कोलराउस लॉ को अप्लाई करते हो तो कैसे लिखोगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन का आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनके हिसाब से क्या बोल रहे थे कि विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन, जो आयन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के, उनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो आपको मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसका, किस आयन का, तो मैग्नीशियम आयन का। ठीक है, सेम तरीके से क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी किस, क्लोराइड आयन का, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो क्लोराउस, 1 मिनट मान, मैं इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा बनाता हूँ। ये है ए बी चीजें सही है, लेकिन इसको और मैं सिंप्लीफाई बनाता हूँ। तो कुलराउस लॉ को मैं क्या बोलता हूँ, तो कुलराउस लॉ क्या बोलता है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution will be equal to, will be equal to किसके, will be equal the equivalent conductance of an electrolyte solution at infinite dilution, the equivalent conductance of an electrolyte solution at infinite dilution will be equal to, will be equal to sum of conductivities, conductivities
ऑफ कैटायन, ऑफ कैटायन यानी लैम्डा पॉजिटिव, वो भी इनफाइनाइट डायमेंशन पे, ठीक है। एंड एनायन, लैम्डा इंफिनिटी एट इनफाइनाइट। तो क्या ये बोलना चाहता है, देखो ये आपका स्टेटमेंट थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। तो ये क्या कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके इक्वल होगा। तो उस सोल्यूशन के अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है उनका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और जो एनायन प्रेजेंट होगा उनका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों के समेशन के इक्वल क्या होगा, आपका पूरे सोल्यूशन का, पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, यानी ये क्या है, पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का आप अगर कंडक्टेंस निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इस जो कैटायन, कैटायन मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और क्लोराइड आयन के कारण जो कंडक्टेंस है, इन दोनों कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल क्या होगा आपका पूरे सोल्यूशन का। पूरा सोल्यूशन तो यही दो आयन से मिलकर बना है ना, एक मैग्नीशियम आयन इसमें प्रेजेंट है, एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इन दोनों के समेशन के इक्वल क्या होगा आपका पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिखूं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू किसके, सम ऑफ कंडक्टेंस। तो किसके कंडक्टेंस के, तो कैटायन के कंडक्टेंस के किसके किसके समेशन के इक्वल होगा, तो कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन, तो कैटायन की कंडक्टिविटीज वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और प्लस कंडक्टिविटीज ऑफ एनायन वो भी किस कंडीशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, जैसे क्या है कि आप मान लो सपोज दैट किसी कोई फैमिली है, तो फैमिली में 5 मेंबर है, कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। तो आपसे कोई पूछे पूरे होल फैमिली का इनकम क्या है, होल फैमिली का इनकम, होल फैमिली का इनकम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि 5, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जितने मेंबर हैं, तो सारे मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन यानी जो इनकम है, फर्स्ट मेंबर की से आपको इनकम प्लस सेकेंड मेंबर का इनकम प्लस थर्ड मेंबर का इनकम प्लस फोर्थ मेंबर का इनकम, ठीक है, और फिर प्लस आपका फिफ्थ मेंबर का इनकम। तो इस फैमिली में रहने वाले जितने भी मेंबर है सारे मेंबर का से आप इनकम ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, होल, होल फैमिली का इनकम मिल जाएगा आपको, होल फैमिली का इनकम मिल जाएगा। वैसे ही बता रहा है कि कोई सोल्यूशन है, अभी जारी सी बात है सोल्यूशन के अंदर क्या है, बहुत सारे एन प्रेजेंट है, बहुत सारे एन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे वैसे दो ही टाइप के यहाँ पे आयन होंगे, ठीक है, एक आपका कैटायन होगा, क्या होगा इस सोल्यूशन के अंदर, एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, आपका एनायन होगा। तो इस पूरे सोल्यूशन का अगर आप कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो कैसे आपको निकलेगा, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट कैटायन है इसके कारण से जो कंडक्टिविटी जा रही है और एनायन के कारण से जो कंडक्टिविटी जा रही है, इन दोनों के समेशन के इक्वल ही तो आपकी पूरी पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंडक्टेंस होगा। ठीक है, इन दोनों आयन के कारण जो कंडक्टिविटीज होगी इन दोनों का समेशन ही पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंडक्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर दोनों को, इन दोनों के लिए आप जोड़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक जनरल फार्मूला इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे कि कोलराउस लॉ का जो जनरल फार्मूला है वो भी तो जो कोलराउस लॉ था, कोल कोलराउस कोलराउस जो लॉ था वो कोलराउस लॉ इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में ही कोलराउस ने क्या किया था, अपना ला दिया था। लेकिन आप इसको कोलराउस ला को कोलराउस ला मोलर कंडक्टेंस के टर्म में भी अप्लीकेबल है। किस टर्म में? मोलर कंडक्टेंस के टर्म में भी आपका अप्लीकेबल है। तो आप, तो अगर वहां पे आप यही चीज अप्लाई कर दो तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में, तो आप क्या बोलोगे? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, वो सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है। तो आप जनरल, देखो जनरल, जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जनरल फार्मूला। तो कैसे यहाँ पे आप लिखोगे जनरल फार्मूले को? लैम्डा इन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी क्या बोल रहा है कि देखो, अगर सिंपली लैम्डा लिखा हुआ है तो सिंपली लैम्डा का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है। सिंपली, सिंपल में अगर ऐसे केवल लैम्डा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है। या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक और तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का, तो लैम्डा ई क्यू लिख दो आप। ठीक है। ये जो दोनों सिंबल है, चाहे ए वाला सिंबल हो चाहे ए वाला सिंबल हो, दोनों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ही डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1/n पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और 1/n निगेटिव और लैम्डा निगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। तो ये दिस इज योर जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वेयर, वेयर, जहां पे देखो ये आपको पता है जो लैम्डा इनफाइनाइट है ये क्या है, तो ये पूरे सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे एन पॉजिटिव क्या है? चार्ज परजेंट ऑन कैटायन, चार्ज परजेंट ऑन कैटायन। और एन निगेटिव क्या है? तो चार्ज परजेंट ऑन एनायन। और यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव क्या है तो मैं बता ही चुका हूं इसको। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे लैम्डा निगेटिव क्या है? तो ए क्या आपका है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलराउस लॉ क्या था? तो कोलराउस लॉ बोल रहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वह किसके इक्वल होता है? तो सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है। यहाँ पे तो जैसे मान लो क्या है आपका, मैं यहाँ पे इसी चीज को अभी मैंने क्या लिखा कि लैम्डा इंफिनिटी, लैम्डा इंफिनिटी इजकल टू 1/n पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव एट इनफाइनाइट, और 1/n निगेटिव, लैम्डा निगेटिव एट इनफाइनाइट डायमेंशन। ठीक है। तो अगर इसी चीज को आप अप्लाई कर दे तो मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन है,
तो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगा? तो आपके देखो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है? तो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, दो टाइप के आयन प्रेजेंट है। तो 1/n पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन ए आपका क्या है? कैटायन है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ए क्या आपका? एनायन। तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो 2 चार्ज प्रेजेंट है, 2 चार्ज प्रेजेंट है, 1/2 लैम्डा। कैटायन कौन है? मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन एट इनफाइनाइट 1/n निगेटिव। वन एन निगेटिव का मतलब चार्ज ऑन एनायन। तो एनायन पे कितना चार्ज है? तो यहाँ पे दिख रहा है -1। यहाँ पे 1 चार्ज है। साइन आपको नहीं लिखना है, साइन आपको नहीं लिखना है, बस क्वांटिटी लिखनी है, कितना चार्ज परसेंट है, 1 2 3 4। नेचर नहीं लिखना है, पॉजिटिव नेचर है मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, नहीं लिखना है। और यहाँ पे लैम्डा, तो कौन सा लैम्डा निगेटिव, कौन सा आयन है यहाँ पे? निगेटिव वाला आयन कौन सा है? तो क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन लिख दोगे। और भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपका पूरे मैग्नीशियम क्लोराइड का, जो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको मिल जाए इस तरह से। ठीक है, सेम तरीके से अगर मान लो आप अप्लाई करते हो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो किसके इक्वल होगा? 1/n पॉजिटिव। एन पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन। पहली नंबर इसको अगर आप देखते हो तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किस कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? तो एक आपका एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होगा और दूसरा सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक आपका कैटायन है, तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है? 3 चार्ज, तो 3 लिख दिए। और यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव, तो कौन सा कैटायन प्रेजेंट है यहाँ पे? आपका एल्यूमिनियम आयन, तो एल्यूमिनियम आयन और वो भी एट इनफाइनाइट। ये क्या हो गया आपका? 1/n निगेटिव। तो एनायन पे कितना चार्ज है? तो एनायन पे आपका 2 निगेटिव चार्ज है, यानी 2 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा एनायन के रूप में कौन प्रेजेंट है? सल्फेट आयन, सल्फेट यहाँ पे लिख दिया। और ये 18 फाइनाइट है। तो ये आपका क्या होगा? सेम तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब इससे क्या होगा, आगे हम जब बात करेंगे तो इस पे हम बेस्ट कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा।